मित्रों, अमृत मिट्टी अमृत मिट्टी अमृत कृषि का एक प्रथम महत्व का विभाग है, जिसके बिना अमृत कृषि असंभव है। तो अमृत मिट्टी क्या है? अमृत मिट्टी कोई खाद नहीं है। कुदरत में जो मिट्टी बनी, कुदरत ने अपने पौधों को बनाए रखने के लिए 1 इंच की मिट्टी बनाने के लिए 100 साल से 500 साल लिए। वही मिट्टी, वही पद्धति, उसी की नकल करते हुए, उसी की मिमिक्री करते हुए श्री दाभोलकर जी ने इस विज्ञान को देश और दुनिया के सामने रखा। अमृत मिट्टी एक पूर्ण रूप से उपजाऊ मिट्टी के रूप में बन के आई है। हमें मिट्टी का इतिहास समझना पड़ेगा। इस ब्रह्मांड के अंदर जब सबसे पहला सूक्ष्म जीव का प्रारंभ हुआ, उस दिन से मिट्टी की प्रक्रिया शुरू हुई। अन्यथा मिट्टी बनना मुश्किल था। आप रण में चले जाएं, इसको हम मिट्टी नहीं बोलते हैं, उसको हम रेती कहते हैं। रेती मिट्टी नहीं है। मिट्टी वो है जिसमें जीव है। तो जीव का होना सूक्ष्म जीव का अनिवार्य माना गया। तो सूक्ष्म जीव ने मिट्टी बनाने की प्रारंभ की। वो मिट्टी हजारों नहीं, करोड़ों साल लग गए। ऐसी मिट्टी हम अपने खेत में नहीं बना सकते हैं, इतना अवधि भी हम नहीं रह सकते हैं। तो दाभोलकर जी ने कुदरत का अभ्यास करते करते एक ऐसा विज्ञान रखा जो सिर्फ 140 दिन से 150 दिन के अंदर, जो कुदरत ने 1 इंच की मिट्टी बनाने में 500 साल लगा दिए थे, ऐसी मिट्टी सिर्फ 150 दिन में बना के दी। विशेषता ये है, कुदरत ने 1 इंच की मिट्टी बनाने के लिए 100 साल से 500 साल लिए। दाभोलकर जी ने ये विज्ञान को 9 इंच की मिट्टी 5 महीने बना के दिया है। तो ये अमृत मिट्टी को अब हम समझेंगे। अमृत मिट्टी, मैंने आपको कहा कि कुदरत की प्रक्रिया की ही नकल है। तो कुदरत में क्या हुआ? कुदरत में पहले कुछ पत्ते गिरे, वो पत्तों के ऊपर पवन की गति से मिट्टी आ गई, और साल में जब बारिश गिरा तो पानी गिरा, या जो झाकड़ गिरती है, उस झाकड़ ने भी पत्तों को भेज दिया। वो भेज मिट्टी का मिश्रण करते करते पत्तों का रासायनिक प्रक्रिया हुई, और पत्तों में से एसिड निकला डिकम्पोजिंग दरमियान, खाद बनने के दरमियान। वो एसिड रेती के कण में संपर्क में आया। रेती के कण के संपर्क में आने से जो पत्तों के अंदर एसिड था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड था, उसको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। वो डाइल्यूट फॉर्म में होते हैं। वो एसिड मिट्टी के संपर्क में आने से जैसे शक्कर दूध के अंदर धुल जाती हैं, मित्रों, कुछ उसी तरह ही वो एसिड के अंदर हमारे रेती के कण, मिट्टी के कण मिल गए, धुल गए, और कंपाउंड के रूप में बाहर आए। सल्फर था, सल्फर कॉपर सल्फर के बन गया। जिंक था, जिंक क्लोराइड बन गया। तो इस तरह हर जो एलिमेंट्स थे मिट्टी के अंदर, जो उपस्थित तो थे लेकिन उपलब्ध अवस्था में नहीं थे, जिसको हम कहेंगे अवेलेबल फॉर्म। मिट्टी में काफ़ी टन तक बहुत जत्थेबंद सब तत्व हैं, लेकिन वो क्रूड फॉर्म में हैं, जिसको पौधे के जड़ अपने खुराक के रूप में नहीं ले सकता। ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो तत्व हैं, उसको उपलब्ध अवस्था में लाने का काम जब ये रासायनिक प्रक्रिया बनती है तभी हो सकता है। तो मित्रों, ये अमृत मिट्टी बनाने के अंदर दाभोलकर जी ने 1 फुट का जो थर बनाया, उसके अंदर 50 से 100 थर बनाने की बात रखी है। क्या होता है इसमें, हम समझे। पहला पतला थर, जो जैव भार के रूप में हम कहते हैं, उसको एक पथारी के रूप में हम बिछाते हैं।
उसके अंदर पत्ते हो सकते हैं, जो भी कुछ गन्ने का कुचा भी हो सकता है, भुईमुख का फोतरा हो सकता है, चावल का धान के ऊपर का जो सेल होते हैं वो भी हो सकते हैं। जो भी कुछ हमारे खेत के अंदर ऊपर देने के बाद जो भी कुछ अवशेष बचे हैं उनको 2 इंच से 3 इंच के टुकड़े कर कर अमृत जल के अंदर 24 घंटा डुबाते हैं। इससे क्या होता है, अमृत जल के अंदर जो हम ये अवशेष डुबाते हैं तो उसकी शिराएं हैं, हर शिराओं के अंदर अमृत जल का प्रवेश होता है। ये अमृत जल जब शिराओं के अंदर प्रवेश करता है तो उसके अंदर रहे अवात जीवी सूक्ष्म जीव वो शिराओं के अंदर प्रवेश करता है। वो अवात जीवी सूक्ष्म जीव डिकम्पोजिंग की प्रोसेस को, खाद बनाने की प्रक्रिया को वेग देता है। इस तरह जो काम कुदरत में 3-4 महीने 5-6 महीने में होता है, ये 24 घंटे के अंदर ये प्रोसेस की शुरुआत हो जाती है। ये प्रोसेस की शुरुआत 24 घंटे में हो जाने के पश्चात हम उसको पतले थर लगाते हैं। जितना पतला थर लगेगा उसके ऊपर 1/4 भाग जो जत्था, जो वॉल्यूम का बायोमास का हमने उपयोग किया है, बिल्कुल उसके 1/4 भाग की मिट्टी लेके हम उसको ऊपर लगाते हैं। ये मिट्टी कौन सी लेनी है, खोद के नहीं लाना है, धरती को तकलीफ नहीं देना है। अपने खेत के अंदर ऊपरी मिट्टी, शेड के ऊपर नदी के कांप की मिट्टी लेके आना है और उसको बिछाना है। ये पतला पतला थर करने के पश्चात इसके ऊपर वापस दूसरा पत्ते का थर आता है, फिर मिट्टी का थर, फिर मिट्टी का पत्ते का थर आता है। ऐसे 1 फुट के अंदर 50 से 100 थर तक हम ले जाते हैं। मित्रों, ये थर की प्रक्रिया जब बनती है उस समय उसके ऊपर हम चलते रहते हैं। उस चलने की रिदम में मानव की ऊर्जा, मानव के विचार उसके अंदर साथ में आते हैं। इसके अंदर नृत्य करते हैं, किसान लोग गाना गाते हैं। ये गाना, ये आनंद, ये सभी ऊर्जा, विचार वो उसकी मिट्टी के साथ साथ में प्रवेश करती है। वो इससे कारण क्या होता है, वो मिट्टी के अंदर भी किसान की आनंद की ऊर्जा, उस किसान के आनंद की मस्ती उस मिट्टी के अंदर प्रवेश करती है। और ये मिट्टी के अंदर जो खाद के रूप में से बाहर आने के बाद जो हम अनाज लगाएंगे, जो फल लगाएंगे, उसी के अंदर भी वो किसान का आनंद, वो किसान की मस्ती फल के अंदर भी आती है। क्योंकि हम मानते हैं, हम जानते हैं, जो विचारधारा से हम कर्म करते हैं वो विचारधारा नाश नहीं पामती, वो उसको रूपांतर करता है। तो मानव ने, किसान ने जो एक अच्छी भावना से ये मिट्टी बनाने की प्रक्रिया शुरू की है, उस दरमियान उसके मन के भाव वो मिट्टी के अंदर भी आते हैं। क्योंकि उसमें क्या है, सूक्ष्म जीव भी हैं, अमृत जल भी है। तो ये सभी मित्र मिलते हुए विचारधारा, उसका श्रम, उसकी भावना मिलकर जो प्रक्रिया के दरमियान जो मिट्टी बनती है उसको हम अमृत मिट्टी कहते हैं। लेकिन आप जानते हो, जो पत्ता पेड़ से गिरता है तब उसको हम 5 नंबर का कहते हैं। वो पत्ता जब पेड़ से गिरता है तो उसके अंदर के जो तत्व हैं, जिसको हम कहेंगे कि खुले हैं, जिसको हम कहेंगे जो पत्ते के एलिमेंट जो हैं पत्तों के अंदर, वो मातृ वृक्ष को वापस करता है। इसको हम कहते हैं अबंधारणीय तत्व। इंग्लिश का नाम है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स। वो मातृ वृक्ष को वापस करता है। वो 70% होता है, 70%, 70% जो अबंधारणीय तत्व हैं वो मातृ वृक्ष को वापस कर देता है। तो जब पत्ता पेड़ से गिरा, उसके अंदर 30% ही जो बंधारणीय एलिमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स हैं, वही लेके गिरा। उसका जब हम खाद करते हैं, मित्रों, हमें कहने की जरूरत नहीं है, उसमें पूर्ण तत्व आ ही नहीं सकते। तो सभी तत्वों का यदि हमें समावेश करना है तो इसके अंदर कुछ तो प्रक्रिया करनी पड़ेगी। मित्रों, आप सब जानते हैं कि हम सजीव खेती करने के पश्चात हम कई प्रकार के खाद इस्तेमाल करते हैं। मैं कुछ खादों का यहाँ पे उल्लेख करूँगा क्योंकि वो कोई ट्रेडमार्क नहीं है। जैसे कि हम केचुआ का खाद कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, अड़सिया का खाद कहते हैं। वो जो केचुआ का खाद है मित्रों, वो केचुआ का खाद का उपयोग करने के पश्चात भी हमारी फसल में कीड़ा आए हैं, कुछ जीवों का उपद्रव होता है, उसको दूर करने के लिए फिर आ गया एक नया विज्ञान जिसको हमने कहा
कि ये तो जैविक कीटनाशक है। मित्रों, क्या आप नहीं जानते, कोई भी जीव हमने कीटनाशक जो बनाए हैं वो कोई किसान अपनी आँख पे नहीं डालता। क्यों नहीं डालता? बोलते आँखें जलेगी। मित्रों, जो आँखें हमारी जला देगा कीटनाशक, क्या वो सूक्ष्म जीवों को नहीं जलाएगा? मित्रों, आपको नहीं लगता किसी जीव को मारकर, किसी जीव को दुख देकर, किसी जीव की त्वचा को जलाकर क्या हम परम सुख को पा सकेंगे? यदि नहीं तो हमें ऐसा कोई पर्याय ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे कोई कीड़ा आए नहीं। ऐसी प्रतिकार शक्ति युक्त हमें पौधा तैयार करना पड़ेगा जहाँ पे कोई कीड़े का उपद्रव न हो। तो ऐसी एक किसानी खेती, ऐसी एक मिट्टी बनाने की प्रक्रिया ये अमृत मिट्टी है। इसको हम आगे देखें तो जो तत्व पेड़ के साथ मातृ के पास चले गए थे, उस तत्वों को वापस कैसे लाना? तो ये थर हमने किए 1 फुट तक, उसके ऊपर 1 महीने के पश्चात हर हफ्ता में 7 दिन के बाद पलटी मार मार कर, जो हमने 1 महीने की हिप बनाई रही है, 7 दिन में पलटी मारने का उद्देश्य ये है कि जो मिट्टी अंदर बनती है ऊपर कदा नहीं बनती है, उसका एक होमोजेनियस एक रूप मिश्रण बन जाए। इसीलिए हर 7 दिन में हम पलटी मारते हैं। ये पलटी मारने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारा मिश्रण सूक्ष्म जीवों का पूरा व्यापक है, फैलाव है, वो पूरे अमृत मिट्टी में समान रूप बन जाए और एक रूप बन के हमारी मिट्टी बाहर आए। ये मिट्टी एक 30 दिन के अंदर एक सेमी डिकम्पोज, अर्ध डिकम्पोज, आधा खाद बन जाता है। उसके ऊपर 2 इंच की मिट्टी का थर करना है। ये मिट्टी कहाँ से लाएंगे? पहली दफ़ा आपके खेत में जो मिट्टी है उसी का उपयोग करें या खाद का उपयोग करें। दोनों चीज़ नहीं है तो आपके पास जो पुरानी अमृत मिट्टी बन गई हो तो उसका मिट्टी का भी ऊपर 2 इंच के ऊपर थर करें। ये 2 इंच का थर करने के ऊपर 6 रस युक्त, षडरस युक्त बीज का रोपण करें, जिसमें खट्टा, मीठा, तीखा, तूरा, कड़छा, कड़वा रसों का समावेश हो, ऐसे बीज का उपयोग करें। इसके अंदर अल्पजीवी, मध्यमजीवी, दीर्घजीवी बीजों का भी उपयोग करें। अल्पजीवी का अर्थ यहाँ होता है जो 3 से 4 महीने का जीवन काल होता है, ऐसे बीज लें। कुछ बीज ऐसे हो जो 1 साल से 3 साल तक रहते हैं, जिसको मध्यमजीवी कहेंगे। कुछ बीज ऐसे हो जो दीर्घकालीन हो, जैसे कि सुबाबुल के बीज हैं, महुआ के बीज हैं, नीम के बीज हैं, चिंच के बीज हैं। ऐसे दीर्घजीवी वृक्षों को भी बीज हम ले सकते हैं, ताकि अल्पजीवी, मध्यमजीवी, दीर्घजीवी हर एक वृक्ष की चेतना, हर एक वृक्ष की ऊर्जा का इस मिट्टी के अंदर समावेश हो जाएगा। जो जंगल में ऐसा ही हुआ, जब मिट्टी बनी पहले तो घास आ गया, उसके ऊपर बुशी आ गया, उसके ऊपर बड़े पेड़ आ गए, फिर महावृक्ष आए। इस सभी वृक्षों के मिट्टी के अंदर समावेश करते करते जंगल में हजारों साल लग गए एक उपजाऊ मिट्टी बनाने के लिए। उसी मिट्टी का ये नकल है। तो हम हमारे हिप के ऊपर, ढीक के ऊपर अल्पजीवी, मध्यमजीवी, दीर्घजीवी, इतना ही नहीं, उसमें कुछ बीज ऐसे होंगे जो तिलहन होंगे, तेल देने वाले। कुछ भी ऐसे होंगे नाइट्रोजन देने वाले होंगे, इसको हम बोलेंगे दलहन। तो कुछ बीज तेल देने वाले, कुछ बीज प्रोटीन देने वाले, कुछ बीज धागा देने वाले, जैसे कि मक्का, ज्वार, बाजरी, ऐसे बीज भी लगाएंगे जो हमारी ढिप के अंदर धागा युक्त पदार्थ देगा। कुछ हमें नाइट्रोजन देगा, कुछ हमें फैट देगा, कुछ हमें हार्मोन्स देंगे, कुछ हमें एलिमेंट्स देंगे। विविध प्रकार के रस, विविध प्रकार के तत्व, विविध प्रकार की प्रक्रिया और विविध प्रकार की ऊर्जा, ऐसे सभी तत्वों का, ऊर्जाओं का समावेश करते हुए जब बीज हम लगाएंगे, वो बीज अंकुर होंगे। मित्रों, वो हर बीज एक ऊर्जा है। हर बीज के जड़ें जो हैं, वो जड़ों के आसपास जड़ जो सिलेक्ट करता है, पसंद करता है, ऐसे सूक्ष्म जीवों का संगठन वहाँ काम करने लगेगा। आपकी मिट्टी में तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, सूक्ष्म जीव बन है, लेकिन वो सूक्ष्म जीव फैले हुए हैं। वो सूक्ष्म जीव को कॉन्सेंट्रेट करने का काम ये हर एक प्रकार के अलग अलग बीज लगाने के कारण उसके जड़ों के आसपास ऐसे सूक्ष्म जीव आ जाएंगे जो हम कभी कलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जंगल में ऐसा ही हुआ, इसीलिए जंगल के अंदर कोई रोग नहीं आए। तो जंगल की मिट्टी
हम हमारे खेत में 5 महीने में इस तरह विविध प्रकार के तत्व, विविध प्रकार की ऊर्जाएं एकत्रित करते हुए हम निर्माण कर सकते हैं। 21 दिन बीज अंकुर होने के पश्चात एक जो अंकुर पैदा होगा, उसके बाद 21 दिन में जो कौले पौधे तैयार हो जाएंगे, उसको 25% काटना है। इससे क्या होगा मित्रों, वो पत्तों के अंदर 21 दिन के अंदर, शिशुकाल के अंदर जो तत्वों का उगम होने वाला है, वो तत्वों को हम इकट्ठा करेंगे। ये तत्वों को इकट्ठे करते हुए हम उसी हिप के अंदर डाल देंगे। मित्रों, इस पौधे को और 21 दिन बढ़ा है, उससे क्या होगा, पूरे निसर्ग में से वो एलिमेंट इकट्ठा करेगा। 98% वेटेज जो 21 दिन से 42 दिन में निर्माण होता है, वो वातावरण से लेता है। तो 98% में क्या क्या आएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये चारों तत्वों से 98% अपना ड्राई वेट निर्माण करेगा। ऐसे ड्राई वेट को निर्माण किया हुआ जो कौले पत्ते हैं, जो 21 दिन से 42 दिन के परिपक्व पत्ते हो गए, कौले से परिपक्व पत्ते होने से तत्व तो वही है, लेकिन तत्वों का प्रमाण बढ़ जाता है। तो उसी अवस्था में जो तत्व हमें चाहिए, परिपक्व पत्तों में जो मिलने वाले हैं, जो निसर्ग में आए थे, वो हमारे हिप पर हमने इस तरह से निर्माण किए हैं, उसको हम काट लेंगे। वो पत्तों को काट के वहीं डाल देंगे। उसके बाद और 21 दिन इंतजार करें। कुछ पौधे के बीज जो अल्पजीवी थे, उसमें फूलों आ जाएंगे, उसमें फ्लावरिंग आ जाएगा। फूल का आना पौधों की परिपूर्णता प्रकट करता है। ऐसे परिपक्व पूर्ण हुए पौधा को हम जड़ से ऊपर, जमीन से ऊपर एक आधा इंच, 1 इंच छोड़कर पूरे काट लेंगे। ये पूरे काटने के पश्चात उसको हम छोप के वहीं हिप पर डाल देंगे। इसमें क्या होता है मित्रों, जब फूल आता है तो पौधा परिपक्व बनता है। इतना ही नहीं, उसके अंदर जो तत्व हैं वो सब उपलब्ध अवस्था में आ जाते हैं। इसीलिए मित्रों, जो किसान है, समझदार किसान है, गाय का चारा जब जंगल में से लाता है तो उसमें फूल आने के पश्चात वो घास काट के लाके आता है, बीज के रूप में नहीं। जो फूल पे आता है वो पौधा मीठा भी होता है, उसके सब तत्व उपलब्ध अवस्था में होते हैं। गाय के लिए उत्तम चारा किसान जानता है। तो मित्रों, ऐसा चारा, ऐसा पाला जो हमने हिप पे लगाए हैं, उसको काट कर, चॉप कर हम वहीं रख देंगे। 3-4 दिन के अंदर वो सूख जाएंगे। उस पूरे चारे को एकत्र कर लें, 3-4 घंटे अमृत जल में डुबा दें और वापस उस पलटी को, पूरे हिप को पलटी मार दें। इससे क्या होगा, जो सूक्ष्म जीवों हमारे जड़ों के आसपास इकट्ठे हुए थे, वो जो हरा चारा सूख गया, उसके अंदर जो एलिमेंट्स आए थे, वो जो तना बना था, उसके अंदर जो फाइबर निर्माण हुए थे, वो सब फाइबर, पत्ते और जड़ों के आसपास के जो कल्चर तैयार हुए, सूक्ष्म जीव तैयार हुए, विविध प्रकार की ताकत जो निर्माण हुई, शक्ति निर्माण हुई, वो सब पूरे हिप में आ जाएगी। उसको वापस 30 दिन रखना है। उस सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाना है। जो हमने पत्ते डाले उसको रिकम्पोज करना है, उसको डिकम्पोजिंग करना है। 30 दिन ऐसे रखें। 30 दरमियान उसको पलटी मारते रहे 7 दिन में। ये पूरी प्रक्रिया दरमियान हमें नमी बनाए रखना, बिल्कुल ध्यान रखें, नमी बनाए रखनी है पूरे 150 दिन के अंदर। या जब भी आपके पास अमृत जल हो तो अमृत जल डालें। मैं इसको आपके रूप में एक वापस एक आपकी याद में आ जाए, आपको ख्याल आ जाए, इसीलिए उसको मैं पहले से थोड़ा समराइज करता हूँ। बीज लगाया, उसको नहीं ध्यान रखना है। बीज जब अंकुर होता है उस दिन से हम प्रक्रिया को गिनेंगे। तो 21 दिन में शिशुकाल, 21 दिन या दूसरे 42 दिन उसमें होगा उसका युवा अवस्था, जो उसमें आगे बढ़ेगा, जिसमें हमें परिपक्व पत्ते मिलेंगे। उसके बाद 21 दिन जब फ्लावरिंग आ जाएगा तो 63 डेज, 63 दिन हो गए। 63 दिन के बाद 7 दिन सूखे होने के लेंगे तो 70 दिन हो गए। 1 महीना हमने हिप बनाने के, बीज डालने के पहले जो रखा था वो 30 दिन, वो 30, 70, 100 दिन हो गए। वो 30 दिन वापस जो बायोमास उसमें डाला है, कटिंग करके डाला है, उसके 30 दिन गिन ले, 130 दिन। और बीज अंकुर होने के लिए जो समय आने वाला है 5-10 दिन, तो वो 10 दिन गिन ले। उस तरह से पूरे 140 दिन में
ये अमृत मिट्टी आपके लिए तैयार हो जाएंगी। इसमें एक बात हमें ध्यान रखनी है मित्रों, जब बीज हम लगाएंगे तो बीज लगाने के समय उसको 4 घंटे अमृत जल में डुबा के बाहर डालें। उससे क्या होगा, जो बीज अंकुर नहीं होने वाले हैं, जर्मिनेट नहीं होने वाले हैं, वो बीज अमृत जल के ऊपर तैरने लगेंगे, उसको निकाल दें, एक बात होगी। दूसरी बात, वो अमृत जल उसके अंदर प्रवेश करने के कारण उसकी अंकुरित क्षमता बढ़ जाएंगी। एक, वो गीला हो जाएगा तो 3-4 दिन हमारे जो अंकुर होने के बच जाएंगे, तो हमारे बीज को और कोई उपद्रव नहीं होगा। हिप के अंदर कोई सूक्ष्म जीव ऐसे हो सकते हैं, इसको हम कवच दे देंगे, एक सूक्ष्म जीवों का ऐसा कवच जो दूसरे कीड़े उसको परेशान न करे, और उसके अंदर एक ऐसी शक्ति आ जाएगी अपने जीवन को अंकुरित होने के लिए, जो उसके लिए सूक्ष्म जीव चाहिए वहाँ उपस्थित होने के कारण वो बीज का अंकुरीकरण बड़ा अच्छा होगा। तो 4 घंटे बीज को अमृत जल में डुबाकर हिप के ऊपर डालें। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है, जब बीज हम हिप के ऊपर डालते हैं मित्रों, इस तरह डालें कि उसका लेयर जिसकी थिकनेस है उससे 2 गुना ही मिट्टी का थर लगे। यानी 2 इंच का थर लग गया, बीज लगा दिया तो आधा इंच से आधा इंच का और थर लगा दें, ताकि पक्षी उसको उड़ा के खा न जाए या हला न देवे, बीज जमीन के अंदर बना रहे। ये बीज लगाने के पश्चात हमें 2 से 3 इंच का आच्छादन पूरे अमृत मिट्टी के ढीक के ऊपर करना है। ये ढीक के ऊपर आच्छादन करने से बीज का अंकुरण थोड़ा जल्दी भी होगा। जिस दिन अंकुर हो जाए आप देख लें, तब उसके ऊपर जो आच्छादन है उसको निकाल दें। ये प्रक्रिया में हमें पहले एक आदमी एक पूरी अमृत मिट्टी बना सकता है, एक बात। फिर 500-150 दिन के दरमियान हमें बहुत समय देना नहीं है मित्रों, सिर्फ उसको नमी रखने की ध्यान रखनी है। और 21 दिन, 42 दिन, 63 दिन के अंदर 25-25% जो छाटनी करनी है उसके लिए भी कोई समय नहीं लगने वाला है। तो अमृत मिट्टी बनाने के अंदर 150 दिन की अवधि पक्की। ये आदमी के तो दो ही दिन का उपयोग करना है, तो 2 दिन की मेहनत किया हम हमारी मिट्टी बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं मित्रों। अमृत मिट्टी बनाने के पीछे एक और भी एक भाव है, वो मुझे आप सबसे कहना है। जो आप काफ़ी समझदार हैं, तो मैं आपको एक ऐसा उदाहरण दूंगा कि हमें मिट्टी को क्यों पहले तैयार करनी है। बीज लगाने के पहले ये मिट्टी की आवश्यकता क्यों है, इसको हम समझ लें। जैसे हमारे घर में कोई बहन है, माता है, बेटी है, बहू के रूप में होती है, उसके अच्छे दिन आते हैं, तो हम क्या करते हैं, जिस दिन से हमें मालूम पड़ता है कि हमारे घर में अच्छे दिन आए हैं, उस दिन से उस बेटी का, महिला का, व्यक्ति का, माँ का हम बहुत ध्यान रखते हैं, उसका अच्छा खाना पीने का ध्यान रखते हैं। बच्चे के प्रसव के पहले हम काळजी लेते हैं। तो मित्रों, क्यों हम हमारे खेत में जहाँ बीज का अंकुर होने वाला है, जहाँ नया जन्म लेने वाला है, तो हमारी धरती माता का ध्यान हम क्यों नहीं करते पहले। हम जानते हैं, देखते हैं, किसान खेती करने के पहले 2-3 महीने तक खुली रख देता है। क्या इसके पीछे कोई विज्ञान मालूम पड़ता है? क्या हम सोच सकते हैं इसकी आवश्यकताएं हैं? हम जानते हैं कि हम अपने पगड़ी बांधते गर्मी में, टोपी पहनते हैं। महिलाएं आजकल शहर में गाड़ी पर घूमती है तो पूरा फेस ढांक देती है। अपने सिर की रक्षा के लिए इतनी पगड़ी बना दी, लेकिन धरती माता के लिए हमने खुला कर दिया। कहीं कुछ नहीं लगता है कि गड़बड़ हो गई? मित्रों, मुझे लगता है कि कुछ बातें यहाँ पे हम समझ ले। जैसे हम धरती को खुली करते हैं तो उसके अंदर के सूक्ष्म जीव हैं वो मर जाते हैं। इतना ही नहीं, जो गए समय का जो जैव भार होता है, कार्बन होता है, रूट्स होते हैं, वो सब कार्बन डाइऑक्साइड बन के हवा में चला जाता है। जो हमारी जमीन की ताकत है, जिसको हम जैविक कार्बन कहते हैं, वो जैविक कार्बन डाइऑक्साइड रूप में चल के समुद्र में चला जाएगा। 2, तीसरी बात, इससे क्या होने वाला है मित्रों, अपनी जमीन की जल धारण क्षमता जो है वो खत्म हो जाएगी। चौथा नुकसान, हम जब जमीन को खेड़ते हैं, सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि उपली मिट्टी का धोवाण हो जाता है। जब बारिश गिरता है उससे भी और नुकसान होता है। मित्रों,
ऐसी अ, ऐसी तकलीफ को, ऐसी असुविधा को रोकने के लिए मेरी आपसे प्रार्थना है, अनुरोध है, ये विज्ञान को समझे, धरती को कम से कम छेड़े, धरती को खुली मत रखे, हमेशा आच्छादित रखे, उसका जैविक कार्बन बनाए रखे, जल धारण क्षमता को बनाए रखे। ऐसी मिट्टी बनाकर हम एक देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए एक नई ताकत वाला अनाज पैदा करने के लिए एक शुरुआत हो सकती है। मित्रों, मिट्टी का क्या क्या उपयोग है वो समझ लें। मिट्टी का सबसे बड़ा काम है पौधों को रक्षण देना। दूसरा उपयोग है खुराक के अंदर तत्वों का उमेर करना, उसके अंदर तत्वों का समावेश करना, प्रतिकार शक्ति निर्माण करनी, पौध अनाज के रूप में, फल के रूप में, फूल के रूप में जो सुगंध, जो महक हम पाते हैं वो मिट्टी से आती है। मित्रों, जैसे मिट्टी सुपीक हो जाएगी, मिट्टी के अंदर महक आ जाएगी, तब तो हमारे अनाज में महक आएगी, हमारे फलों में महक आएगी, वो खाने के बाद आदमी के हमारे जीवन में भी महक आएगी। तो हमारे जीवन को सुख, समृद्धि और स्वस्थता, आरोग्य देने वाली कोई चीज़ है इस पृथ्वी के ऊपर तो मिट्टी है। जैसे हमारे जीवन में माँ की तबीयत ठीक है तो बच्चा का प्रसव होना नॉर्मल है, स्वाभाविक बन जाता है। बच्चा का प्रसव नॉर्मल हो गया, स्वाभाविक हो गया, उसका जीवन भर आरोग्य ठीक रहता है। मित्रों, हमारे खेत के अंदर से पैदा हुआ अनाज यदि हमें कोई भी प्रकार के जैविक कीटनाशक का उपयोग न करते हुए खेती करनी है, हमें भाव हिंसा विहीन खेती करनी है। हमारे जो उपभोक्ता हैं, जो खाने वाले मित्रों हैं, जो हमारे पर विश्वास रखते हैं, क्या उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए हम अपने को ये धर्म के रूप में नहीं दे सकते हैं? क्या ये हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती? हम ऐसे अन्न पैदा करें, हम ऐसे फल पैदा करें जो खाने वाला भी संपन्न बने, प्रसन्न बने। उत्पादक किसान हम खुद हमारी खेती को ऐसी प्रसन्न बनाएं, ऐसी उपज वाली बना दे। जो आज बातचीत चल रही है मित्रों, मैं थोड़ी बात यहाँ करना चाहूँगा आपको। जैविक खेती एक आज प्रीमियम प्राइस का भाग बन गया है। जैविक खेती यानी कि केमिकल से ऑर्गेनिक में आने में 2 साल से 3 साल की अवधि का ऐसा प्रचार हो रहा है। मित्रों, ऐसी कोई बात नहीं है। अमृत मिट्टी बन गई, पहली फसल आपकी हुक्मी, विक्रमी और गणितिक बनती है। आप कहोगे ये विक्रमी चीज क्या है? इस देश में, उस प्रदेश में जहां किसान खेती काम कर रहा है, उस एरिया में किसी एक व्यक्ति ने जो हुक्मी, विक्रमी सबसे उत्तम प्रकार का पिक लिया है, ऐसा उत्पादन उस किसान के खेत में आना चाहिए। इसको हम कहते हैं विक्रमी। विक्रमी उत्पादन हर किसान के खेत में क्यों आने चाहिए मित्रों? तो इसके ऊपर थोड़ा कुछ हम अभ्यास करें तो मालूम पड़ेगा कि सबसे बड़ी ताकत यदि कोई है खेती के अंदर, वो सूर्य प्रकाश है। और मित्रों, सूर्य प्रकाश हर खेत के अंदर समान रूप में गिर रहा है। उसका उदय स्थान निश्चित, उसका अस्त स्थान भी निश्चित है। जहां उदय समय और अस्त का समय निश्चित है, तो किसान के खेत में अनाज आना भी निश्चित होना चाहिए। मित्रों, कहीं नहीं लग रहा है कि गड़बड़ हो गई है? क्यों हम प्रश्न नहीं पूछते, तेरे खेत में सूर्य प्रकाश वही आया, मेरे खेत में सूर्य प्रकाश वही आया, उत्पादन में क्यों कम और ज्यादा हुआ? दूसरी बात, खेती के दूसरी बात क्या अनिवार्य है? जल। तो जल को कौन नियमित करता है? मित्रों, आप जानते हैं चंद्र का प्रकाश, चंद्र की गति, चंद्र और पृथ्वी के अंतर का बीच का अंतर समुद्र के जल को प्रभावित कर रहा है। जो चंद्र की गति समुद्र के जल को प्रभावित कर सकता है, क्या मित्रों आपके मिट्टी के अंदर, धरती के अंदर रहे हुए जल को प्रभावित नहीं करेगा? कर ही रहा है। और आप और भी जानते हैं मित्रों कि हम एकादशी में उपवास करते हैं, अष्टमी में कुछ खुराक अलग लेते हैं, चतुर्थी में कुछ अलग खुराक लेते हैं। इसके पीछे क्या विज्ञान है? चंद्र की गति हमारे मानव शरीर के ऊपर भी प्रभावित कर रही है, मिट्टी को भी प्रभावित कर रही है, समुद्र के जल को भी प्रभावित कर रही है। तो उनकी गति निश्चित, सूर्य का प्रकाश, उगम स्थान, अस्त स्थान भी निश्चित, तो दोनों निश्चित है खेती के लिए मुख्य अवयव के रूप में। तो उत्पादन निश्चित क्यों नहीं? मित्रों,
तीसरा स्थान जो है, तीसरी बात जो मौत की है, वो है मिट्टी। मित्रों, मैं आपको यहां अभय वचन देता हूं, आपने अमृत मिट्टी बना दी तो सूर्यप्रकाश तो आ ही रहा है, चंद्र की गति निश्चित है, अमृत मिट्टी बन गई। किसान मित्रों याद रखें, किसी एक किसान के खेत में जो उत्पादन आया है वही उत्पादन आपके खेत में आने की पूर्ण संभावना नहीं, पूर्ण खातरी हम आपको देते हैं। यदि आपने मिट्टी नहीं बची तो बाकी सब चीज तो आपके सामने उपलब्धि है। मित्रों, ये अमृत मिट्टी आपको एक ही दफा बनानी है। फिर जो आपका बायोमास जैव भार निर्माण हुआ अन्न लेने के पश्चात, वो सब चीज वापस आपको धरती को देना है। यहां पे कुछ बातें हम समझ लें मित्रों। मां अपने बच्चे जो 3 साल के होते हैं उनको पोषण कौन देता है? मां बच्चे को खिलाती है या बच्चा मां को खिलाता है? आप सब मुझे यही कहेंगे, क्या बात करते हैं आप, मां ही बच्चे को खिलाती है। अच्छा, तो मां को कौन खिलाता है? तो आपका जवाब सीधा आएगा, मां अपना खुराक भी निर्माण कर लेती है। मित्रों, खेती भी ऐसी ही है। आपके खेत में जो भी कोई फसल 3 साल की है, उसका निर्माण धरती करती है और धरती को खुराक वही करती है। कैसे? आप देखिए ज्वार, आप देखिए मक्का, आप देखिए आम, आप देखिए जामुन, हर एक उसकी जो जत्था है वो 30% होता है। गेहूं देखिए, 30% गेहूं का वजन, 70% बायोमास का। मक्का दाने निकाल ले, मक्का का पूरा प्लांट, पौधा, डोंडा, उसका वजन करें आप तो उसका वजन ज्यादा होता है। तो मां ने कहा, बच्चे दाना आपका, फल आपके, बाकी बचा अवशेष वो मेरा खुराक है। हमने वो खुराक भी झूठ लिया, कहीं नहीं लगती गलती हो गई। मां बहुत दयालु है, कृपालु है, करुणा से भरी हुई है। मित्रों, आज से आप निश्चय करें, अमृत मिट्टी बना ले। अमृत मिट्टी के बाद जो अनाज फल मिले उसका अधिकार आपके ऊपर, बाकी बचा वापस अमृत मिट्टी को वापस कर दे, प्रदान कर दे। अमृत मिट्टी मां अपने आप उसको रूपांतर कर लेंगी, अपना खाना निर्माण कर लेंगे। उतना ही नहीं मित्रों, दूसरी फसल पहली फसल से ज्यादा। एक दिन ऐसा आएगा, मैं जरूर कहता हूं, उत्पादन स्थिर होगा, लेकिन आपकी गुणवत्ता हर साल, हर फसल के बाद दूसरी फसल अधिक गुणवत्ता के साथ, अति प्रतिरोधक शक्ति के साथ, ऐसे शक्ति के साथ अनाज पैदा होगा जो वो आपके अंदर एक प्रतिकार शक्ति खुद निर्माण कर देगी। आपको भी कोई औषधि की आवश्यकता नहीं रहेगी। इतना ही नहीं, आपकी खुराक की अनिवार्यता बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि कम खाने से आपको जो तत्वों की आवश्यकता है वो सभी उस खुराक के अंदर सहज सरल उपलब्ध होगी। ऐसी सहज सरल उपलब्धता के साथ, ऐसी गुणवत्ता के साथ अनाज पैदा करके न तो हम अपनी सेवा कर पाएंगे, न हम अपनी धरती की सेवा करेंगे, लेकिन उपभोक्ता जो हैं, जो हमारे पर श्रद्धा रख के लिए जा रहा है, उनको भी हम न्याय दे पाएंगे। ये सभी हमारे भाई हैं। जब सबका समग्रता का आप ख्याल रखोगे तो परम चेतना जो है वो आपका भी ध्यान रखेगी। तो जब हम विश्व की कल्याण की बात करते हैं, विश्व के प्रति करुणा का भाव हमारे में निर्माण होता है, तो वैश्विक शक्ति भी आपके लिए समृद्धि का सोपान लेके आती है। आज किसान आत्महत्या करता है, मुझे लगता है बाकी 200 क्या भी मुझे मालूम नहीं है, इसकी चर्चा का विषय नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, ये आत्महत्या के पीछे किसान भी खुद कुछ अंश में जिम्मेवार है, क्योंकि वो जो सूक्ष्म जीवों को मार रहा है बिना कारण, उसकी आह तो जरूर लगती होगी। मित्रों, ये आह लेने के लिए हम क्यों भागीदार बने? वाल्मीकि, कहां से वाल्मीकि, कहां था पहला? वो वालिया था। वालिया वाल्मीकि बन सकता है। मित्रों, हम तो इतने तो पापी नहीं हैं। हम तो कुछ मारते हैं, पशु को कुछ त्रास देते हैं, सूक्ष्म जीवों को त्रास देते हैं, उनको हम आनंदित कर दें,
तो मित्रों आपके जीवन में भी आनंद आ जाएगा। मैं कुछ बातें यहाँ पे भारतीय संस्कृति की जरूर करना चाहूँगा। भारत की संस्कृति को देखें, दिवाली कब आती है? जब किसान के खेत भरे हैं। होली कब आती है? किसान के खेत भरे हैं। रक्षाबंधन कब आता है? किसान के खेत भरे हैं। भैया बोलता है बेना आ, जो चाहे वो ले जा। आज का भाई क्या बोलता है? बेना आ रही, सामने देख रहा है तो पीछे से भाग जाता है। क्यों ऐसा हुआ मित्रों? क्या आज वापस हम सुवर्ण काल वापस ला सकते हैं? बिल्कुल ऐसा वापस जीवन काल, ऐसी समृद्धि हम वापस ला सकते हैं। कहा जाता है कि अभी हम ग्लोबल वार्मिंग में जी रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग में जो भी कुछ आज विपरीत परिणाम देख रहे हैं वो इरिवर्सिबल है, जो वापस बदलने वाले नहीं है। मित्रों मैं आपसे यहाँ बात करना चाहूँगा, एक अनुरोध करना चाहूँगा। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये जो परिणाम हम देख रहे हैं, वो भी एक चेतना का ही भाग है। वो चेतना को हम समग्र साथ में मिलकर, एक साथ में मिलकर सामूहिक रूप से यदि निश्चय कर लें तो ये जो अपरिवर्तित हम मानते हैं ये वापस नहीं होने वाली है, ऐसे अपरिवर्तित परिणाम को भी हम वापस एक अच्छे परिणाम में ला सकते हैं यदि हम सामूहिक रूप में चेतना को जागृत करके हम हमारा जीवन की शुरुआत करें। मित्रों ये अमृत कृषि, ये अमृत मिट्टी एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी विधि है जो मित्रों इस विधि में से निकलेगा वो अपने आप परम चेतना के साथ एक रूप बन जाएगा। अमृत कृषि आदमी को परम चेतना के साथ एक रूप करने का एक प्रथम सोपान है। अमृत मिट्टी बनाने की प्रक्रिया। अमृत मिट्टी बनाने के लिए हम एक टंकी में अमृत जल लेंगे। और फिर इसमें सूखा बायोमास डालेंगे। और इस बायोमास को अच्छी तरह अमृत जल में डुबा देंगे। और इस पर वजन रखकर 24 घंटे तक रहने देंगे। ऐसा करने से बायोमास की शिराओं में पूरी तरह अमृत जल चला जाएगा। चौबीस घंटे बाद इस बायोमास को निकालें और इसकी एक पतली सी परत जमीन पर बिछाएं। फिर इसके ऊपर बारीक मिट्टी की एक परत बिछाएं और इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक ये 1 फीट ऊंचा ना हो जाए। और ये ढेर तैयार होने के बाद इसे सूखे बायोमास से ढक दें। इसके बाद हमें अगले 30 दिन तक हर 7 दिन में इसे अच्छे से उलट पुलट करना है। इसके बाद हम एक टंकी में अमृत जल लेंगे और इस ढेर पर डालेंगे।
इसके बाद इसे सूखे बायोमास से ढक दें। अगले 30 दिन तक इसे दोहराएं। 30 दिनों के बाद हम देखेंगे कि मिट्टी में सौंधी सुगंध आ गई है। अब हम इस पर 2 इंच मिट्टी की परत रखेंगे। अब हम 6 रसों से युक्त बीज लेंगे, जिसमें खट्टा, मीठा, तीखा, तुरा, कड़छा, कड़वा रसों का समावेश हो। फिर इसे 3 से 4 घंटों के लिए अमृत जल में डालें। और इसके बाद हम इन 6 रस युक्त बीजों का रोपण करेंगे। अब हम इस पर 2 इंच मिट्टी की परत रखेंगे। इसके बाद पौधों के अंकुरित होने तक इसे बायोमास से ढक दें। पौधों में अंकुरण होने के 21 दिन के बाद पौधे को 25% काटना है और उन्हें वहीं पर रख देना है। इसके बाद यही प्रक्रिया पौधों के 42 दिन के हो जाने पर करना है। और इस प्रक्रिया को दोहराते हुए फिर एक बार 63 दिनों बाद 1 इंच छोड़कर काट लें। और इस ढेर पर डाल दें और 7 दिनों तक रहने दें। जब ये सूख जाए फिर इसे 3 से 4 घंटों के लिए अमृत जल में डालेंगे और फिर इसे निकालकर ढेर पर जमाएं। और इसे अच्छे से मिलाएं। इसके बाद हमें अगले 30 दिन तक हर 7 दिन में इसे अच्छे से उलट पुलट करना है। और ये ढेर तैयार होने के बाद इसे सूखे बायोमास से ढक दें। और इस तरह करीब 140 दिन में ये अमृत मिट्टी तैयार हो जाएगी।